नमस्कार, एडीबी इंडिया में मैं दीवान सिंह सिकरवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको और हमें कई नए उम्मीदवार मिलेंगे, जिनके साथ आज हम ऐसे ही एक शैलेंद्र सिंह सिकरवार जी के साथ आज हम चर्चा रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिला से जौरा तहसील में ब्लॉक पहाड़गढ़ से और ग्राम पंचायत पचोगरा से बिलोंग करते हैं। तो उनके साथ हम जानेंगे कि उन्होंने राजनीति में कदम क्यों रखा, कौन कौन सी कमियां महसूस की जिनके कारण उन्हें राजनीति में आना पड़ा। तो ऐसे कई मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति आपका एजेंडा कब से बना और आज से पहले आप राजनीति को लेकर या अपने ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार सक्रिय रहे? जी, सिकरवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल के लिए। और सबसे पहले मैं नमस्कार कहूँगा मेरे ग्रामीणों को और ग्राम पंचायत वासियों को। और मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2010 में जो हमारी ग्राम पंचायत थी, वहाँ पर जो ग्राम पंचायत में काम किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सरपंच बनते हैं जनप्रतिनिधि, तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, हालांकि वो अपने स्तर पर ठीक होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए एक सक्रिय भूमिका अन्य तीसरे व्यक्ति को निभानी पड़ती है, कामों पर नज़र रखने के लिए, ग्राम पंचायत एजेंसी को अवगत कराने के लिए और यह बताने के लिए किन किन कार्यों की गांव में बेहद आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण उस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। उनकी जो तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पानी की व्यवस्था हैं, अन्य प्रकार की जो समस्याएं, उसके लिए तो इस प्रकार से हमने अपनी सक्रियता वर्ष 2010 से दर्ज कराई। उसके बाद 2015 में भी जो चुनाव हुए थे, उस चुनावों के दौरान भी हम सक्रिय रहे और उसमें भी हमने जो पिछले वाले प्रत्याशी थे उनकी जगह एक नए प्रत्याशी को लेकर के हम आए। उससे भी काफ़ी सारी उम्मीदें थीं, लेकिन काफ़ी हद तक जिस स्तर का विकास अपन चाहते थे, उस स्तर का विकास ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिला है। जो उम्मीदवार आपके रहे 2010 से 2015 में भी रहे उम्मीदवार रहे और कुछ सरपंच बने जी, तो जो आपकी पंचायत के सरपंच जी थे, क्या आपसे उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाई? किस प्रकार आप उनसे संतुष्ट नहीं रहे? देखिए, मेरा इस विषय में पूरा मानना यह है कि जो पैसा शासन की तरफ से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए और विकास कार्यों के लिए आता है, तो उसका सीधा सीधा उपयोग पब्लिक के लिए होना चाहिए, जिसमें सबसे मुख्य बात होती है ग्राम पंचायत की मीटिंग और ग्राम सभा। क्योंकि ग्राम पंचायत में किस वार्ड में, किस गली, किस मोहल्ले में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, यह निर्धारण हम ग्राम पंचायत के माध्यम से कर सकते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने अभी तक ग्राम पंचायत पचोगरा में जो देखा है, जो मीटिंग होती हैं उसमें या तो ज़्यादातर सरपंच अनुपस्थित होते हैं या वो किसी भी प्रकार की मीटिंग और एजेंडे को ग्राम पंचायत में रखते ही नहीं हैं। अच्छा, कई बार यहाँ तक देखने को मिलता है कि लोग ग्राम पंचायतों की मीटिंग के बारे में इतने भी अवगत नहीं हैं कि वे मीटिंग में आएँ और उनकी क्या क्या समस्याएं वो रख सकें। क्योंकि जब मीटिंग और एजेंडा होगा तो वहाँ पर वे अपनी बात रख पाएंगे, अपनी मांगें रख पाएंगे और उनकी गली मोहल्ले में क्या समस्या है, कहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, कहाँ पर सीसी खरंजे की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर पचोगरा की बात करूँ तो पचोगरा में अभी प्राइमरी की स्कूल है, काफ़ी समय से बंद है। तो उस स्कूल को बंद हुए कम से कम नहीं तो 4 साल का समय हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पर एडिटशाला चलती थी और एडिटशाला जो है वो बंद हो गई है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा वर्तमान और न भूतपूर्व ये प्रयास नहीं किया गया कि वहाँ के बच्चे आज अन्य स्कूल की तरफ मूव हो गए हैं। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर है स्कूल, वहाँ जाना पड़ता है। जबकि प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए प्रत्येक गांव में स्कूल की जो आवश्यकता सरकार ने सब जगह तय कर रखी है। लेकिन इस और जनप्रतिनिधि इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि उन्हें इस विषय में न तो कोई मुनाफा होता है, न कोई फ़ायदा होता है। बच्चों के भविष्य की बात से जहाँ तक मेरा मानना है उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा किसी भी प्रकार का प्रयास उनकी तरफ से किया। अगर जनता आपको चुनती है जी, तो जिस प्रकार उन्होंने पिछले जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लगाई थी, हो सकता है उन्हें अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं है, उम्मीदवार खड़े ना उतर पाए हो, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अगर वो आपसे उम्मीदें लगाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप किस प्रकार की रणनीति रखोगे अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए? बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूँ तो 1995 में हमारे यहाँ जिले के PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, सबसे मुख्य सेंटर हमारे यहाँ पचोगरा में है, जिसमें हमारे गांव की आबादी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की आबादी उससे जुड़ी हुई है। हमारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की डिलीवरी से लेकर के और तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं, जो प्राइमरी उपचार है, वह वहाँ पर मिल सकता है। किंतु वहाँ की जो
जनप्रतिनिधि हैं उनका इस ओर कभी फोकस रहा ही नहीं है कि अस्पताल में कितनी दवाइयाँ हैं, कितने लोग यहाँ तक आ पाते हैं, अस्पताल की पहुँच मार्ग कौन कौन से हैं जहाँ तक लोग अपने गांव से सुगमतापूर्वक पहुँच सकें। मैं ये मानता हूँ कि अस्पताल जिस 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 क्षेत्र में है वहाँ पर लोगों को पहुँचने की कनेक्टिविटी होना चाहिए। आज भी सड़क इस हालत में है कि तेंदुलकर हमारे पास में ही गाँव है, वहाँ से अगर पचोखरा आना चाहें तो लोग उस रास्ते से पचोखरा बरसात के सीजन में नहीं आ सकते। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की जो मानसिकता है जी, वो है कि हमें जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके लिए अगर महिलाओं की डिलीवरी वाली बातें आए या कोई एक्सीडेंटल केस है या रात में कोई ऐसी एक अन्य समस्याएं आती हैं तो उसके लिए ग्रामीण मानते हैं कि हमें अपने गांव से शहर की तरफ जाना पड़ता है जी। तो ऐसे में वो आने वाले उम्मीदवार से क्या मतलब उम्मीद लगाएं या किस आधार पर चुने कि वो आने वाली समस्याओं को अपने गांव में ही जो है सुलभ या गांव में ही उस समस्या का निराकरण कर पाएं। ऐसे में आप क्या मतलब उनके लिए रखना चाह रहे हो या ऐसी क्या व्यवस्था करोगे कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का संपूर्ण इलाज या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो वहाँ पे उसे निवारण कर पाएँ। तो इस विषय में मेरा सिर्फ इस विषय में यही सोचना है कि ग्राम पंचायत की जो मांग है वहाँ पर एक हमारे यहाँ MBBS की जगह रिक्त है जिसको कभी भर दिया जाता है, कभी वो जगह खाली भी रहती है, लेकिन कई जो ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं या उप सरपंच हैं, उनकी तरफ से कभी ये मांग नहीं की जाती है कि यहाँ पर हमें MBBS की अगर रिक्त स्थान है तो उसको यहाँ पर भरा जाए और यहाँ पर एक डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आज दिनांक तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर वहाँ डॉक्टर बैठेगा जाहिर सी बात है तो वहाँ पर दवाइयाँ और मरीज भी आना शुरू होंगे और लेकिन कभी ये मांग रखी ही नहीं गई है कि भाई लोगों को जिस तरीके से इलाज की आवश्यकता होती है, बरसात में भी होती है, सर्दी में छोटे जुकाम बुखार से लेकर के डिलीवरी है, आज दिनांक तक कभी भी एक एम्बुलेंस इशू है PSC के लिए, लेकिन PSC की एम्बुलेंस आज दिनांक तक PSC पर कभी उपलब्ध नहीं रही है। महिलाओं की भी ये समस्या है कि महिलाएं जब डिलीवरी का वक्त होता है तो ये बहुत जल्दबाजी का वक्त होता है, तो ऐसे में अगर एम्बुलेंस को वो बाहर से बुलाते हैं तो शहर से एम्बुलेंस आने तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में महिलाएं उम्मीद लगाती हैं कि अगर एक एम्बुलेंस यहाँ इशू हो जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो इस क्षेत्र में आप अपना क्या कार्य रखेंगे? मेरा कार्य यही होगा कि मैं सबसे पहले मेरा ये सेटअप होगा कि मैं स्वास्थ्य विभाग के CMO और जो वरिष्ठ स्तर के मंत्री जी हैं उनसे मिल करके ये अपनी बात रखें कि यहाँ पर एक डॉक्टर की उपलब्धता और एक एम्बुलेंस की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित रखें ताकि कभी भी डिलीवरी एक ऐसा संवेदनशील विषय होता है जिस पर कब किसको कब आवश्यकता पड़ जाए, उसकी जान पर आबन पड़ती है। कई बार रात को, ज़्यादातर अमूमन हम देखते हैं कि डिलीवरी रात में ही होती हैं स्वास्थ्य विभाग के बड़े अस्पतालों से लेकर के छोटे अस्पतालों तक में। तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए होता है भाई आपको PSC नज़दीक मिलता है, आपके पास में है, 500 मीटर की दूरी पर है, तो 500 मीटर की दूरी पर भी अगर आप उस अस्पताल में सुविधाएं होने के बाद उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो या फिर आपके जनप्रतिनिधि अपनी पब्लिक के लिए उस फैसिलिटी का सही सदुपयोग नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो जनप्रतिनिधि जिसे जनता से लगाव नहीं है वो केवल इस पर फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जिन विभागों से या जिन कार्यों से आ सकता है वो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल रहता है ग्रामीण के लोगों का कि शिक्षा व्यवस्था गांव में नहीं पहुंच पाती है जी। तो ऐसे में सबसे अहम भूमिका होती है ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच की जी, क्योंकि अगर वो चाहें तो गांव में शिक्षा एक अच्छा स्तर ले सकती है। तो ऐसे में अगर जनता आपको चुनती है तो आप शिक्षा व्यवस्था पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तकरीबन 3,500 की आबादी है और हमारी आबादी के अलावा जो आसपास के गाँव है, चूँकि अभी वर्तमान में जो एक स्कूल है, हाई स्कूल बड़ा स्कूल है और आसपास के क्षेत्र में स्कूल जो है वो नहीं है, तो कम से कम 3-3 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं वहाँ पर हाई स्कूल की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा एक सवाल और आता है उनके जी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे ना तो टीचर आते हैं जी, और ना ही ग्रामीण क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं। ऐसी क्या मानसिकता उनके अंदर बनी हुई है कि वो वहाँ अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते? देखिए, इस विषय में तो मेरा सिर्फ एक ही सोचना है कि ग्रामीण का ये सोचना कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें वहाँ पर, तो ये मानसिकता उपजने का सिर्फ एक ही कारण है कि स्कूल ठीक से मॉनिटर नहीं होते हैं।
अभी फिलहाल तो कोरोना काल है, लेकिन मैं कोरोना काल से पहले की भी ये बात अभी 2 साल से है करूँ। वो। जी हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पिछले समय की अपन बात करें जी। तो गांव के सरकारी स्कूल में भेजने से पेरेंट्स कतराते हैं, उन्हें शहर में भेजने की आशा लगाते हैं, और ऐसे में अगर उनको सरकारी स्कूल मिला हुआ है और वो सक्षम नहीं है बाहर भेजने के लिए, तो इसका मतलब यही है कि वो तो अशिक्षित रहेगा। तो ऐसे में आप अपनी क्या अहम भूमिका अदा करेंगे? देखिए, इसमें एक जनप्रतिनिधि की बेहद अहम भूमिका होती है। ग्राम पंचायत अपने आप में एक तरह से पूर्ण तरह से स्वतंत्र एजेंसी है। वह वहाँ के निर्माण कार्यों से लेकर के मैनेजमेंट के कार्यों को अपनी निगरानी में करवा सकता है, इसका उसे पूर्ण अधिकार है। क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीणों को नहीं पता होता है कि वहाँ के सरपंच और उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का क्या रोल, क्या सीधा प्रत्यक्ष रूप से दखल ग्राम पंचायत में होता है। लेकिन उनका मानना होता है कि यह विभाग सरपंच से संबंधित नहीं है, यह विभाग शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। पर सरपंच जिस तरीके से प्रदेश का मुखिया होता है, उसी तरीके से ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो वह अपने यहाँ जो भी संस्था हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, तमाम तरह के जो विभाग हैं, उन पर सीधा उसका कमांड होता है। किंतु सरपंचों की ये मानसिकता होती है कि शिक्षा विभाग से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कभी वो शिक्षकों से यह तक नहीं पूछते हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे आते हैं, प्रॉपर वो ड्रेसअप में आते हैं कि नहीं आते हैं, शिक्षकों से सेटअप है। कोई भी शिक्षक उनका जो होता है वो इस तरीके से उनसे आग्रह करता है कि आप इस चीज़ को ध्यान ना देकर के अपने कार्यों पे ध्यान दें तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, इस पर आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो यह उसकी मानसिकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में और सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार व्यवस्था को लेकर आप अपना क्या एजेंडा पेश करेंगे? क्योंकि ग्रामीण में बेरोजगार जो युवाएं हैं वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं, जैसे कई अन्य प्रकार के युवा हैं शराब है, तो ऐसे में वो चले जाते हैं। उसके लिए आपने क्या एजेंडा बनाया? हमने तो यहाँ तक एजेंडा बनाया है श्रीमान कि जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, मैं जिस ग्राम पंचायत से हूँ वह 80% आबादी उसमें अनुसूचित जाति की है, सामान्य वर्ग की 20 से 25% आबादी है। मुझे अच्छी तरह जानता हूँ कि भाई जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें काम की आवश्यकता है, लेकिन अगर उन्हें एक राइट गाइडलाइंस जिसे मैं कहूँगा अगर वो मिले तो वो काम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, काम के नए सृजन किए जा सकते हैं। जैसे कि मछली पालन है, इसके लिए हमारे यहाँ काफ़ी पोखर जो होती हैं उनमें पानी रख करके एक समूह जो है उसका सृजन करते हुए और एक 8-10 लोग 20 लोग इस तरीके से ग्रुप में बना करके ये मछली पालन का व्यवसाय वो शुरू कर सकते हैं। एक बात, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो सामूहिक कार्य हैं वह भी वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमने कई बार ये यहाँ तक कहा है कि जैसे अभी जो सरपंच हैं उन्होंने एक ग्राम में हाट बाजार टाइप से होता है, तो उसमें वो दुकानों को अगर शासन से स्वीकृत करवा करके सब्जी वाला, फल वाला और तमाम तरह की जो दुकानें, नाई की कटिंग के लिए और भी जो काम है जिसकी जैसी योग्यता हो उसके अनुसार उसे काम दिया जा सकता है। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए आप क्या उन्हें संदेश ऐसा देना चाहेंगे कि वो आपको चुनने के लिए मजबूर हो जाएं? नहीं, उनसे हम देखिए, हम तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे इस विषय में कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के लिए हमारे 3 मुख्य एजेंडे हैं। 3 मुख्य एजेंडे हैं। उन 3 मुख्य एजेंडों को मैं उनके सामने रखूंगा। पहली बात कि जब तक आप धन और पैसे वाले व्यक्ति को चुनते हैं, आप उसकी मानसिकता पर फोकस नहीं करते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य और ग्राम पंचायत में किया गया विकास क्या उस स्तर का है जिस स्तर से शासन ने उनको पैसा उपलब्ध करवाया है। करोड़ों रुपए शासन की ओर से जारी होता है लोगों के तमाम कार्यों को करने के लिए, नालियाँ, पानी निकासी के लिए, अच्छी सड़कें, साफ सुथरे माहौल के लिए, और तो और शादियों के लिए टेंट हाउस से लेकर के तमाम तरह के जो प्रोग्राम हब होते हैं वो भी वहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। इस तरीके का पैसा जो आता है, सरपंच कभी इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। लोगों को 5 साल, 7 साल, 10-10 साल तक पब्लिक देती है, अंत में जाकर के उन्हें ढाक के 3 बात, मतलब वो उसी स्तर पे हैं। आप आज भी कई गाँव में विजिट करते होंगे तो ये पाते होंगे कि तमाम तरह की गंदगी जिसे कुछ पैसों में खर्च किया जा सकता है, जिसके लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है, उसे साफ किया जा सकता है और गांव को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता ग्रामीण क्षेत्र में जो जातियां निवास करती हैं उनके सबसे बड़े सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन उनके लिए ये सवाल बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी मानसिकता है कि हम एक छोटा सा कार्ड भी अगर आवंटित करने के लिए सरपंच जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ उनसे पैसा वसूला जाता है और उसके बाद उन्हें कार्ड तक तो नहीं लेकिन एक आशा दे दी जाती है कि ये चीज आपकी बन करके आएगी। तो ऐसे भ्रष्टाचार के लिए आप कौन से मुद्दों पर, इन मुद्दों पर आप क्या कार्य करेंगे और उन्हें किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे कि आगे आने वाले समय में अगर आप हमें चुन करके लाते हैं तो ये भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो पंचायत होगी भ्रष्टाचार मुक्त होगी?
देखिए, सबसे पहली बात है इस विषय में मेरा ये सोचना है, ग्राम पंचायत में जो भी विकास होता है, आप इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि सारा विकास पैसे पर निर्भर होता है। शासन हमें जो पैसा उपलब्ध कराती है, आज दिनांक तक हमारे यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने किन किन कार्यों पर कितना कितना पैसा खर्च किया है, ताकि पब्लिक को ये समझने में आसानी हो, आम लोगों को ये समझने में आसानी हो कि यह कार्य वास्तव में इतने रुपए से होना चाहिए था, कि कम रुपए से होना चाहिए था, या ज़्यादा रुपए से होना चाहिए थे। वहाँ के जनप्रतिनिधि को जिस काम पर ठीक लगता है वो अपनी मन मर्जी के अनुसार उस काम पर उस पैसे को खर्च कर देता है। इसके बावजूद वह ये स्पष्टीकरण कभी नहीं देता है कि उसने किन किन कामों में कितना कितना पैसा खर्च किया है। मेरा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एक ऐसा व्यू है, एक ऐसा नज़रिया है, लोग अगर आप लोगों के सामने रखते हो कि मुझे इन इन कार्यों के लिए इतना इतना पैसा प्राप्त हुआ है, जिसे आप बताएं कि मैं इन कार्यों पर खर्च करूं, अथवा अन्य इससे भी कोई प्राथमिकता वाले काम हो, आप उन्हें बताएं तो मैं उन पर भी उस पैसे को खर्च कर सकता हूं। उसके लिए भी मैं संबंधित इंजीनियर से स्वीकृति लूं, संबंधित कलेक्टर साहब से उसके लिए आग्रह करूं कि यह काम बेहद आवश्यक है। वैसे ग्राम पंचायत एजेंसी स्वतंत्र होती है, कई प्रकार के काम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने एक सूचीबद्ध किए हुए हैं कि इस प्रकार के तमाम काम जो है वो ग्राम पंचायत स्वतंत्र रूप से कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अहम सवाल आता है कि हम अपने किसी भी कार्य को लेकर सरपंच जी से आग्रह करते हैं कि ये हमारा काम है या ऐसा, तो ऐसे में उन्हें प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाता है। वो एक झांसे में रहते हैं और आखिर उन्हें उम्मीद तोड़कर घर बैठना पड़ता है। जैसे एक छोटी छोटी अभी जो मुद्दे थे, आवास योजनाएं आती हैं, ठीक है, उसके बाद अपने छोटे छोटे राशन कार्ड हैं, बीपीएल कार्ड हैं, इनके लिए उन्हें बड़ी लंबी कीमत चुकानी पड़ती है और उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या उन्हें भरोसा देंगे कि जो उस चीज़ के लिए पात्र है, चाहे वो आवास योजना का पात्र है या चाहे वो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र है, तो ऐसे में उन्हें किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे कि उन्हें ये लाभ गवर्नमेंट का और डायरेक्ट उन्हें अच्छे से मिल पाएगा और ये इस चीज़ के लिए बात। इस विषय में मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधि पहले से आपने चुने हुए हैं, उन जनप्रतिनिधियों को कार्य और कार्य क्षमता और उनकी मानसिकता आप परख चुके हैं। इसके लिए आपको किसी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए और किसी नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतरने के बाद उसकी अपेक्षाओं के आधार पर या उसके कार्यशैली के आधार पर या उसने अभी तक जो ग्राम पंचायत में कार्य किए हैं या क्रियाविधि उसकी जैसी रही है, उस आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए कि कितना फ़ायदा यह व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए दिलवा सकता है। मेरा मानना यह है कि सरपंच चुन देना मात्र ही ग्राम का विकास नहीं है। मेरा मानना है कि उस सरपंच को ब्लॉक में लड़ना पड़ता है अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जिले में लड़ना पड़ता है अपनी ग्राम पंचायत के लिए, और जब अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे भोपाल भी जाना पड़ता है अपनी ग्राम पंचायत विकास के लिए उसे ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके लिए न केवल गांव में लड़े, आवश्यकता पड़े तो गांव से बाहर भी लड़े, अन्य प्रतिनिधियों से भी लड़े और ये कहे कि मुझे इन चीज़ों की मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, तो उनसे ये मांग कर सके कि इनकी आवश्यकता बेहद ज़रूरत है। जनता आपसे डिमांड करती है कि मतलब एक सरपंच का क्या एजेंडा होना चाहिए, और वो आपके बारे में जानना चाहती है कि आप अपने किस आधार को लेकर इस मैदान में मेरा और उन्हें क्या जो है संदेश देना चाह रहे हैं। मैं इतना कहूँगा इस विषय में कि अगर आप मुझे इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं कि मैंने अभी तक ग्राम पंचायत में जो काम किए हैं, सरपंचों के जब भी कार्य हुए हैं उन पर हमने सवाल खड़े किए हैं। हमने ये पूछा है कि यह कार्य इस गुणवत्ता का है कि नहीं है। हमने जब आवश्यकता हुई है उनकी शिकायतें कलेक्टर से लेकर के और अन्य स्तरों पर की हैं और ये कहा है कि इसमें मानक ठीक नहीं है। तो सरपंचों को उनका या तो उन कार्यों के लिए शासन की तरफ से उन पर रिकवरी जारी की गई है, अन्यथा की स्थिति में उन कामों को दुरुस्त कराया गया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो मुझे चुनते हैं तो बेहतर सड़कें, साफ़ सुथरी, आज हमारे यहाँ पानी की नल जल योजना की टंकी बनी हुई है, उस टंकी पर लोगों को मुश्किल से 6 माह भी पानी नहीं प्राप्त हुआ है। आज की स्थिति में पानी की टंकी हमारी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और जो विकास के लिए जो पैसा आहरित किया गया है, चाहे वो आपका स्वागत द्वार के लिए पैसा खर्च किया गया हो या सीसी खरंजे, कोई 6 लाख रुपए का, कोई 5 लाख रुपए का, कोई 8 लाख रुपए का, सभी का पैसा आहरित किया गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसको कहीं पर भी बनाया नहीं गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नई शख्सियत के साथ होगी, ऐसे ही नए उम्मीदवार के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।